हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत शर्मा आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं शौर्य भारत ऑफिसर्स हब यूट्यूब चैनल पर। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों के फिजिक्स में जो टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने पिछले 3 पार्ट की बात कर ली थी। आज हमारे चौथा पार्ट चलेगा। ठीक है, ये जो 4th पार्ट है ये भी अपने आप में, देखो सारे पार्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जो भी 3 सितंबर को पेपर हुआ था एनडीए का, ये भी देखिए जो पढ़ाया हुआ था उसी में से लगभग चीज़ें आई हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं भाई, है ना। जो मेरे पढ़ाए हुए ऐसे भी नहीं आए हैं, 1-2 क्वेश्चन हैं ऐसे जो बाहर से आए हैं। बाकी लगभग क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मिले हैं एज इट इज। ठीक है, तो जो आप लोगों को यहाँ पर क्लासेस दी जा रही है उसमें भी आपको ज़्यादातर चांस रहेंगे कि क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखें और बिल्कुल धैर्य से चलते जाएं, डेफिनेटली सिलेक्शन भी होगा भाई, है ना। ओके डन। तो ये आपके देखिए यूएचक्यू रिलेशन जो बढ़ती है महा मैराथन, यह आप लोगों के जीडी, क्लर्क, टेक, एनए सबके लिए चल रही है। ठीक है, और ये जो आपके 4 से 9 सितंबर 2023 तक, है ना, 4 से 9 सितंबर 2023 7:15 बजे स्टार्ट होती है शाम को। तो ये क्लास ज़रूर देखिएगा। ये क्लास देखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, एनए, इनमें सभी में जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए हिम्मत सर, ठीक है, भंवर सर, ये सभी। ओके, चलते हैं हम लोग आगे। ओके, ये सारी तो बात कर ली थी हम लोगों ने, ये सभी बातें कर ली थी भाई। कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? पिछले जो पार्ट 3 किए हैं हमने उनमें मेरे जहाँ तक याद है हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं, यहाँ तक। ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, कि किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, किस तरह से इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपके क्लियर कर दी थी। ठीक है, कैसे वाटर ड्रॉप से आपके रेनबो बनता है, इन सब की बात कर ली थी हम लोगों ने। ठीक है, ओके डन। चलते हैं हम आगे। आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है क्या नहीं होता, देखिए ध्यान से सुनिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है देखिए, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इसमें क्या होता है, आपके 3 तरह से डायग्राम बना देता हूं। ये डायग्राम बनाऊंगा तो आपको क्लियर बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल ये एज इट इज डायग्राम है, यही चीजें हैं बिल्कुल। ठीक है, तो आपके बता देता हूं। देखिए दोनों मीडियम अलग अलग है, दोनों मीडियम अलग अलग है। एक मीडियम नीचे, एक मीडियम ऊपर है। तो यहाँ पर आप ले लीजिए ग्लास का मीडियम, यहाँ पर ले लीजिए एयर का मीडियम, या यहाँ पर ले सकते हैं वाटर का मीडियम, यहाँ पर ले सकते हैं आप एयर का मीडियम। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो मीडियम है, इस मीडियम से लाइट जाती है, इस मीडियम से लाइट जाती है और ये आपके नॉर्मल पॉइंट है, ये आपके नॉर्मल पॉइंट है। अब ये जो नॉर्मल पॉइंट है, ये जो लाइट जा रही है, ये लाइट इस तरह से जाएगी, ये लाइट इस तरह से जाएगी। कहने का मीनिंग क्या है सर? कहने का मीनिंग ये है भाई आपके कि जब आपके एक ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में लाइट जा रही है, ठीक है, तो आपके जो नॉर्मल पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट से क्या होती है, दूर चली जाती है। ठीक है, ये जो लाइन रहती है रिफ्लेक्शन के बाद में नॉर्मल पॉइंट से क्या चली जाती है, दूर चली जाती है। ठीक है, ओके डन। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे आप जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये यहां पर कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है भाई। ठीक है, और ये इंसिडेंट रे को जैसे जैसे आप इस नॉर्मल पॉइंट से दूर लेके जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे ये यहां से भी दूर जाएगी। अब मैं इसको इस तरह से लेके जाता हूं तो ये यहां पर आ जाती है, यहां पर, और ये एंगल बनाती है 90 डिग्री का, ये एंगल बनता है 90 डिग्री का, जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल या फिर क्रांतिक कोण।
ठीक है। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो यही आपके लाइन है, ये लाइन और अगर इससे दूरी बनती है, ठीक है, नॉर्मल से और ज्यादा इसकी दूरी बनाते हो यहां से, तो ये क्या होती है, वापस इसी मीडियम में आ जाती है, जिस मीडियम से चलती है वापस उसी मीडियम के अंदर आ जाती है ये। तो ये इस तरह से जो एक्शन होता है उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये इसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और इसे शॉर्ट में टिर इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में बोलते हैं इसे टिर इफेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी, यही सारी चीज यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये लेस देन है किससे, क्रिटिकल एंगल से, ये यहां पर 90 डिग्री का बन जाता है क्रिटिकल एंगल, और ये यहां पर आपके कम रहता है, ये 90 डिग्री का नहीं बनता। देखो ये यहां पर 90 डिग्री थोड़ी बन रहा है, कम बन रहा है 90 डिग्री से, ठीक है भाई। तो ये इसका खेल रहता है, ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है भाई आपके, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, नोट्स बनाने में आपकी हेल्प हो जाएगी। क्लियर है नहीं है? तो आगे देखिए, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे, यानी यहां पर एंगल बढ़ाते जाओगे, ये क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये नीचे की तरफ आ जाएगी, यही लाइन यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, इस लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है, इस लाइन से भी क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। अच्छा, कैसा क्वेश्चन आया है सर, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आगे आपको करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहां से, ठीक है। ये कैसे पूछा गया है ये मैं आपको आगे करवाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चंस की सीरीज भी चलेगी इसमें। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी अब आपके जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं उस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या क्या उदाहरण हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या क्या होता है। जैसे हीरा चमकना, डायमंड चमकता है, शाइनिंग करता है, तो हीरे का चमकना इसी के अंदर आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। ऑप्टिकल फाइबर, जिसे हम बोलते हैं प्रकाशिक तंतु हिंदी में, तो वो ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है, ठीक है। अच्छा, पूर्ण और अगर मैं एग्जांपल लूं तो आपके ग्लास होता है, अगर मान लीजिए ग्लास में दरार आ गई, तो दरार आने के बाद में वो आपके ग्लास में जहां पर दरार आई है वो आपके अलग से शाइनिंग करती है, चमकती है, वो अलग से चमकेगी। वो क्यों चमकेगी, इसी प्रभाव के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यही इफेक्ट होता है। इसी इफेक्ट के कारण आपके जो कांच में दरार आने के बाद में वो शाइनिंग करता है, वो चमकता है, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी ये चीजें कैसे है कैसे नहीं। अच्छा, एग्जाम में कोई ये नहीं पूछता कि ये कैसे हुई, ऐसे कोई नहीं पूछता, क्योंकि ये बात जो होती है ये 12th लेवल तक की चलती है, ठीक है। हमारे 9, 10th, 11, 12th इनमें पूछा जाता कैसे, यहां पर नहीं पूछा जाएगा कैसे, यहां तो पूछा जाएगा कि ये किसके कारण है ना, ये किसके कारण हो रहा है। तो आपके अब जैसे ये है, इसको बोलते हैं मिराज, इसको क्या बोलते हैं, मिराज बोल दो। अगर मैं हिंदी में इसे बोलूंगा तो बोलेंगे मृग तृष्णा या मृग मरीचिका, इसे ये नाम दिया जाता है, मृग मरीचिका या मृग तृष्णा, इस नाम से भी इसे जाना जाता है हिंदी में, ठीक है। मिराज बोलते हैं इसे इंग्लिश में। क्लियर? ओके, डन। चलते हैं हम आगे। देखो कैसे बन रहा है ये मैं तो खैर बता देता हूं आप लोगों को, कैसे हो रहा है ना, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ये कैसे। आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कैसे क्या होगा, देखो आपको पता मीडियम अलग अलग होगा, ये आप जानते हो, मीडियम अलग अलग होगा। यहां पर हमने बात कर ली, ठीक है, यहां पर हमने बात कर ली मीडियम अलग अलग है, एक ग्लास का मीडियम है, एक एयर का मीडियम है, दोनों मीडियम अलग अलग है, ठीक है सर, अच्छी बात है। तो यहां पर आपके एक तो एयर है ऊपर की तरफ, जिसे हम बोल रहे हैं कूल एयर, एक तो ठंडी एयर है ऊपर की तरफ और एक गर्म एयर है नीचे की तरफ। अरे सर कैसे पता कूल एयर ऊपर है गर्म एयर नीचे है, मुझे एक बात बताइए, आपके ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं ठंडा होता जाता है कि नहीं होता जाता, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं हम ठंडा होता जाता है,
है ना, और नीचे जैसे जैसे आते गर्म होता जाता है कि नहीं है। तो ऊपर जाएंगे कूल एयर होगा, नीचे जाएंगे गर्म होगा, लेकिन कम होगा, इतना भी गर्म नहीं है ना। ओके ठीक है। अब आपके जब मीडियम अलग अलग हो गया, दोनों मीडियम अलग अलग हो गए, तो मीडियम अलग अलग होने पर आपको पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हमें यहां पर देखने को मिलेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे ये आपकी मीडियम है, ये मीडियम है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए ये मीडियम है, अलग अलग मीडियम चल रहा है, लेयर चल रही है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग लेयर चल रही है। तो अभी अलग अलग लेयर से क्या होती है, लाइट आती है, ये जो ये यहां से आ रही है, टकरा रही है, फिर बेंड होके और ये यहां पर इस जो ये बंदा है ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर की आंखों में इमेज बनती है, ऐसी इमेज बनती है जैसे कि ये जो प्लांट है, ये जो पेड़ है, इसकी परछाई नीचे बनी हुई है, इसकी परछाई नीचे बनी हुई है, इसकी परछाई नीचे बनी हुई है। इसका मतलब ये इसको यहां पर इमेज दिख रही है, इसकी इमेज दिख रही है, इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई पानी होगा, पानी है तभी इसकी इमेज इसको दिखाई दे रही है, पानी है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, पानी होता है तभी हम लोगों को इमेज दिखाई देती है ना। तो ये बंदा ये सोचता है अपने मन में कि यहां पर पेड़ के पास में कोई ना कोई पानी होगा। तो ये जो मिराज जो रहता है, रोड पे भी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, गर्मियां रहती है बहुत ज्यादा, है ना, जैसे जून का मंथ है ना, जून के मंथ में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। तो उस मंथ में आपके जब गर्मी रहती है बहुत ज्यादा, तो क्या होता है, मिराज वाली घटना है वो घटित होती है, ठीक है। ये जो मिराज है यानी जो मृग तृष्णा, मृग मरीचिका बन रहा है, ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये देखने को मिलेंगे भैया आपको। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कैसे है क्या है। चलें आगे। ये वही चीज है, देखो क्रिटिकल एंगल, ये सारी वही चीज है, ठीक है। ये नॉर्मल आपको दिख रहा होगा बीच में, देखो व्हाइट व्हाइट कलर में, ये नॉर्मल बन रहा है, ये लेयर बन रही है, ये देखो ये लेयर बन रही, ये लेयर बन रही, ये लेयर बन रही, ये लेयर बन रही, ये आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा बीच में, है कि नहीं है। तो ये चीजें कोई ये नहीं पूछेगा आपसे कि कैसे हुआ, है ना, ये कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि मिराज है वो किस इफेक्ट के कारण बनता है, मृग तृष्णा या मृग मरीचिका किस प्रभाव के कारण बनती है, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा। तो इतना पूछा जाएगा और आपको उसमें बताना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये घटना घटित होती है, ये जो इफेक्ट है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये होता है, ऐसा इतना सा आपको बताना है बस, ठीक है। आगे नेक्स्ट डायमंड वाला आ गया, ठीक है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द डायमंड, ठीक है। क्या है सर क्या नहीं है इसमें, इसमें भी वही घटना है कि भाई आपके लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है आपको दिख रही है ना, ये लाइट आ रही है, ये लाइट आने के बाद में टकरा रही है, एक मीडियम अलग है दूसरा मीडियम अलग है, एक एयर का मीडियम हो गया, एक एयर का मीडियम हो गया, दूसरा आपके डायमंड का मीडियम हो गया, दूसरा आपके डायमंड का मीडियम हो गया। और डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स याद रखना, है ना, डायमंड का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक है। ओके डन सर। तो ये जो लाइट यहां पर आई, ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, जब ये लाइट दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो यहां पर टकराई, यहां पर टकराने के बाद में यहां पर गई, यहां पर टकराने के बाद में यहां पर टकराई, फिर यहां पर आ रही है, मतलब बार बार ये क्या होती है, टकराती है, बार बार ये टकराती है। अब बार बार टकराएगी तो ऐसे में आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब अंदर ही अंदर पूरी तरह से उसमें क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, अंदर ही अंदर इंटरनल एरिया में ही उसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। और वो जो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी के कारण आपके डायमंड शाइनिंग करता हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ये जो चमकता हुआ दिखाई देता है उसके पीछे का रीजन यही है। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। कैसे हुआ नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा कि हीरे का चमकना, डायमंड जो स्पार्कलिंग करता है
वो किसके कारण करता है, बस ये बताना है आपको। आंसर देना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपको आंसर बताना है बस। ऑप्शन आंसर बताना भैया, ऑप्शन आएंगे टिक करना है भैया आपको, तो आंसर तो सामने ही होता है, हमें तो टिक करना होता है बस, है कि नहीं है। तो चलें आगे। अधिकतर देखो जो चमकने वाली चीजें रहती है ना वो इसी के अंदर आती है ना। जैसे टेस्ट ट्यूब रहते हैं, टेस्ट ट्यूब भी चमकती है ना। टेस्ट ट्यूब है वो भी चमकने का काम करती है, वो सारे इसी के अंदर रहती है ना। चले आगे, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। क्या क्वेश्चन आएगा कि ये जो डिवाइस है ऑप्टिकल फाइबर जो है, प्रकाशिक तंतु है, वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर बेस होता है। तो आप बोलोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बेस होता है, ये भी है कि नहीं है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही बेस है। क्या मतलब सर, देखो भाई, एक मीडियम ये वाला है जिसे हम एयर का मीडियम बोल रहे हैं हमारे, एक मीडियम अंदर का है इसके, दोनों मीडियम अलग अलग, दोनों मीडियम अलग अलग, अच्छी बात है, बिल्कुल दिख रहा है हम लोगों को भी अलग अलग है। आगे क्या है, आगे की कहानी सुनो। जब दोनों मीडियम अलग अलग है तो यहां से एंटर करती है आपके क्या, लाइट, यहां से एंटर करती है लाइट, यहां से जाने का नहीं, यहां पर जा रही है, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। कहने का मतलब है ये देखिए कंटिन्यूस बार बार आपके इसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये देखो कंटिन्यूस इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। और यहां से एंटर कर रही है लाइट, यहां से एंटर करने के बाद में यहां से एग्जिट हो रही है, मतलब बाहर निकल रही है लाइट, यहां से लाइट बाहर निकल रही है और यहां से बाहर, मतलब क्या यूज में आता है ये एंडोस्कोपी में यूज में आता है। एंडोस्कोपी में यहां से जब लाइट बाहर निकलती है ना तो वो उस ऑर्गन को दिखाती है जहां पर आपके किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एंडोस्कोपी क्या होता है, क्या नहीं होता सर, है ना। तो एंडोस्कोपी में अब क्वेश्चन आ जाए, एंडोस्कोपी में किसको यूज में ले जाता है, तो ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किस पे बेस है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बेस है सर, है कि नहीं है। तो ये इसकी कहानी है। चलिए चले हम आगे, देखो, इट इज यूज्ड इन टेस्टिंग द इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये जो ह्यूमन बॉडी रहती है उसका इंटरनल जो ऑर्गन्स रहते हैं उसको देखती है, मतलब क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। जैसे ये एक फीमेल है, ठीक है, अब फीमेल है मेल है पता नहीं है भाई, क्योंकि सभी में स्टोमक होता है, बाल लंबे हैं इसलिए फीमेल है ना। लेकिन बाल लंबे आजकल तो बॉयज भी करते हैं ना, लड़के भी करते हैं, ज्यादातर तो आजकल लड़के ही छोटी मोटी बना के रखते हैं, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, लड़का है लड़की जो भी है, बॉय है गर्ल है, ठीक है कोई ना कोई तो। अब कोई ना कोई तो है, तो कोई ना कोई के आपके स्टोमक में प्रॉब्लम हो रही है, इस कोई ना कोई के, इस कोई ना कोई के आपके जो स्टोमक है, इस स्टोमक का ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट के आगे की तरफ आपके ड्यूडेनम आ जाता है। क्या आ जाता है, ड्यूडेनम। 3 टाइप्स होता है, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम, है ना। तो ये ड्यूडेनम आ जाता है आपके, अच्छी बात है सर, ड्यूडेनम आ गया। अब आगे क्या होगा, आपने ऑप्टिकल फाइबर को लगाया भाई, ऑप्टिकल फाइबर ये रहा, ऑप्टिकल फाइबर आया, प्रकाशिक तंतु आया, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर आपके, लाइट आ रही है इसके अंदर से लाइट आ रही है, मॉनिटर सामने लगा रहता है डॉक्टर के, मॉनिटर डॉक्टर के सामने लगा रहता है ना। अब मॉनिटर क्लास वाला नहीं है, एक तरह का टीवी होता है ना, क्लास वाला मॉनिटर नहीं होगा यहाँ, तो वो जो टीवी है वो डॉक्टर के सामने लगा रहता है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में आपके, अब जैसे इसके बंदे के ड्यूडेनम वाले पार्ट में प्रॉब्लम हो गई, तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में ये लाइट आ रही है और डॉक्टर सामने देख रहा है भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो सामने दिख रही है सारी प्रॉब्लम, है कि नहीं है। फिर उसी अकॉर्डिंग इसका क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है कि नहीं है। अब देखो कितना फायदा हो गया ऑप्टिकल फाइबर से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, है कि नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रहता तो ऑप्टिकल फाइबर काम ना करता, अगर वो नहीं रहता तो, और ऑप्टिकल फाइबर नहीं रहता, दोनों अन्य नहीं रहते भाई, एक के बिना एक अधूरा ही है ना। इस संसार में सब एक के बिना एक अधूरे होते हैं सभी, है ना। चले हम आगे, ओके।
आगे स्केटरिंग ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, हिंदी लिख देता हूं हिंदी मीडियम वालों, प्रकाश का प्रकीर्णन। नहीं, हिंदी मीडियम वाले कहेंगे इंग्लिश इंग्लिश में बोले जा रहे हैं ना, हिंदी बोल ही नहीं रहे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या कहती है? देखिए इसमें रेले है, रेले का रूल है बेसिक, कितना है क्या है आपको ज्यादा याद नहीं रखना, ज्यादा याद नहीं रखना। इसने बहुत कुछ बताया था, आपको जो याद रखना, देखो कचरा अगर याद करना है तो कचरा भी कर सकते हैं हम लोग, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि कचरा याद करना चाहेंगे या फिर जो काम की चीजें हों वो। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप सारी चीजें मत पढ़ो, पढ़िए, लेकिन आप उस समय पढ़िए जब आपको सारा सिलेबस आपने अच्छी तरह से कवर कर लिया है, सारा सिलेबस आपने अच्छी तरह से कवर कर लिया, फिर आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़िए, फिर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़िए। लेकिन मेरा मानना ये है कि काम की चीजें अगर इतना ही दिमाग होता है, देखो ले दे के इतना सा तो दिमाग होता है, और उसमें भी अगर आप कचरा बढ़ लोगे तो कचरा कचरा सेव हो जाएगा, काम की चीजें बाहर रह जाएंगी। पहले आप कचरे को जगह दे रहे हो, पहले काम की चीजों को जगह दो, काम की चीजों को जगह देने के बाद में बाकी बची चीजें करो ना, कौन मना कर रहा, करो, लेकिन पहले काम की चीजें होनी चाहिए, है ना। तो इसमें काम की चीज क्या है क्या नहीं है, इसमें सिर्फ काम की चीज इतना सा ये फॉर्मूला है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ, जानते हम लोग अच्छी तरह से, लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा की पावर 4, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं ब्लैक पेन से कर देता हूं इसे थोड़ा और डार्क, है ना। ये प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4, ठीक है। अभी क्लियर दिख रहा होगा, ओके डन। कैसे क्या हुआ इसके अंदर, ध्यान से सुनेंगे। देखो भाई क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि जिसका लैम्डा ज्यादा है ना, जिसका लैम्डा ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी है लाइट की स्कैटर्ड की, वो क्या होगी? कम हो जाएगी। क्या मीनिंग सर? मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मीनिंग बता देता हूं आप लोगों को, ज्यादा फायदे में रहोगे आप लोग, क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें याद हो जाती है भाई, है ना, बिना एग्जाम्पल प्रॉब्लम आती है। तो मैं ले लेता हूं यहां पर रेड कलर, लाल रंग, रेड कलर, मैंने लिया है लाल रंग, रेड कलर। अगर मैं बात करूं लैम्डा की, अगर मैं बात करूं वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य की, तो भैया जी लैम्डा होता है ज्यादा, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है ज्यादा, लैम्डा होता है ज्यादा। अब सर लैम्डा कैसे ज्यादा होता है, क्या ज्यादा होता है? तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैंने बताया है पहले आपको, पहले की क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया मैंने आपको डिटेल से, याद करने का तरीका भी बताया, सारी वेवलेंथ को आप किस तरह से याद रख सकते हो, हर एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है मैंने उसमें, है ना। तो हर एक ट्रिक से मैंने आपको वो चीजें याद करवाई है, अगर करोगे तो आप लोगों के लिए याद रखना आसान हो जाएगी चीजें, है ना। तो पहले के पार्ट में मैंने आपको ये करवाया है, पहले शायद दूसरे या तीसरे पार्ट में मैंने करवाया था वो, है ना। तो आप देखेंगे बाकी 3 पार्ट सारे देखोगे तो आपके वही रहेगा, फायदा ही रहेगा, है ना, एनडीए के एग्जाम में। ओके डन। तो रेड कलर है, रेड कलर की वेवलेंथ जो रहती है भाई, वेवलेंथ जो रहती है इसकी, वेव को बोलते हैं, वेव को बोलते हैं तरंग, और लेंथ को बोलते हैं दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, है ना, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ क्या रहती है? ज्यादा रहती है लाल रंग की। जब ये ज्यादा रहती है तो जाहिर सी बात है कि लाल रंग आपका स्कैटर्ड कम होगा, यानी उसकी इंटेंसिटी स्कैटर्ड होने की वो कम हो जाएगी। सर स्कैटर्ड का क्या मतलब है? स्कैटर्ड स्कैटर्ड बोले जा रहे हैं, स्कैटर्ड का मतलब होता है फैलना, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरना, है ना। स्कैटर्ड का मतलब होता है, हिंदी में तो प्रकीर्णन बोलते हैं, वैसे इसका मीनिंग होता है फैलना, फैलना या बिखरना। जो भी आप वर्ड को यूज में लेना चाहो वो ले सकते हो, फैलना या बिखरना। भाई लाल लाइट है, आपने अक्सर देखा होगा कि लाल लाइट को खतरे का निशान बनाया जाता है ना, डेंजरस साइन बनाया जाता है। क्यों?
रीजन क्या है? क्योंकि लाल रंग दूर तक दिखाई देता है, रेड कलर दूर तक दिखाई देता है, और दूर तक दिखने के कारण इसे खतरे का डेंजर साइन बनाया गया है, ताकि बंदे को दूर से ही पता चल जाए कि यहां पर खतरा है, यहां हमें नहीं जाना। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेड कलर है, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तरंग धीरे धीरे तरंग की लंबाई ज्यादा होती है, ज्यादा दूरी तक चल सकती है। ज्यादा दूरी तक क्यों चल सकती है? क्योंकि ये फैलती नहीं है रास्ते में, ये फैलती नहीं है, ये सीधी चलती है, फैलती नहीं है। जैसे सर आपने जो सिग्नल पे आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए कोहरा हो रहा है बहुत ज्यादा, है ना, कोहरा जिसे धुंध भी बोलते हैं, आप लोग सिंपल लैंग्वेज में, कोई अपनी लैंग्वेज में धुंध बोलता है, कोई कहरा कोहरा बोलते हैं ना, अपने अपने लैंग्वेज में सब बोलते हैं। चलिए तो कोई बात नहीं। तो आपके जब वो ऐसा हो रहा है तो ऐसे में आपको क्या होता है, लाल कलर तो दिखाई दे जाता है, बाकी कलर आपको क्लियर नहीं दिखाई देंगे। देख लेना आप देख लेना भैया ना, सर्दियां आने वाली है बहुत जल्दी, है ना, कोहरा भी आएगा, है ना, धुंध भी आएगी, तो ऐसे में आपको लाल रंग तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन बाकी कलर आपको दिखाई कम देंगे, या फिर हो सकता है नहीं भी दिखाई दे, है ना, बहुत ज्यादा दूरी से देख रहे हो तो नहीं भी दिखाई दे, है ना, या फिर कम दिखाई देंगे आपको लाल कलर, ओ सॉरी बाकी कलर्स, है ना, लाल को छोड़कर। लाल तो आपको दूर तक दिखाई देता है, इसीलिए तो आपके जो टावर होते हैं, टावर पे भी एक आपने देखा होगा लाल कलर का बल्ब सा लगाया जाता है टावर पे भी, है ना। क्यों लगाया जाता है वो रेड कलर का? वो भी इसीलिए लगाया जाता है ताकि हेलीकॉप्टर है, अगर मान लीजिए वो उड़ रहा है तो उसे पता चल जाए कि यहाँ पर टावर है भाई, है ना, यहाँ से नहीं लेके जाना, नहीं तो अगर वो ले जाएगा तो पता है ना फिर आगे तो क्या होगा, आपको घटना सारी पता ही रहती है कि नहीं? तो ये कहानी है इसकी, इतना सा आपको याद रखना है बस, इसमें और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। बाकी चीजें भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले काम की चीजें कर लें, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है भाई। तो चलें आगे। ये वेवलेंथ होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा इसकी, सबसे कम इसकी। अगर कलर्स की बात करूं तो, ठीक है, फिर ईएमडब्ल्यू की बात करूं तो, बीएमडब्ल्यू कार की बात नहीं कर रहा, ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अगर उनकी बात करूं तो मैं, अगर उनकी बात करूं तो आप पुरानी वीडियो देख लेना, है ना, सब पता चल जाएगा आपको किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। चलिए आगे क्या है, कुछ फिनोमिना और हैं जो कि आपके स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन पर ही बेस है, स्कैटरिंग पर ही आधारित है, प्रकीर्णन पर ही बेस है। जैसे फर्स्ट, स्काई लुक ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग, आपको जो आकाश है, आकाश का कलर नीला दिखाई देता है। देखो जब भी बात आ जाए आपके कलर की, जब भी बात आ जाए आपके रंग की, तो याद रखिएगा ज्यादातर चांस आपके इसी के जाएंगे, स्कैटरिंग के। अगर कलर के देखो तुक्का मारना हो ना, तो याद रखिएगा कलर की जब बात हो जाती है, रंगों की अगर बात हो जाती है तो स्कैटर्ड कर देना, क्योंकि स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरना, ठीक है, बिखरना होगा, और बिखरेगा तो कलर दिखाई देगा, है कि नहीं है। जैसे नीला कलर आपको दिखाई देता है आकाश का, जो आकाश का स्काई का जो नीला कलर आपको दिखाई देता है वो स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है, ठीक है। सनराइज होता है सूर्योदय, सनसेट होता है सूर्यास्त, हिंदी में बोलते हैं, है ना, प्योर हिंदी है भाई ये, सूर्यास्त सूर्योदय। तो सूर्योदय या सूर्यास्त, सनराइज सनसेट, उसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा लाल कलर दिखाई देता है, लाल ऑरेंज जैसा कलर सा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? अगर जल्दी उठते हो तो जरूर दिखाई देगा, है ना, जल्दी उठना थोड़ा, तो मतलब इतना भी जल्दी मत उठ जाना, जिस समय सनराइज हो रहा है उस समय तक अगर उठ जाओगे ना तो आपको जरूर दिखाई देगा, है कि नहीं है, आपको रेड कलर, लाल रंग। और अगर आपके सनसेट हो रहा है उस समय भी आपको थोड़ा थोड़ा लाल रंग दिखाई देगा, है कि नहीं है। चलें आगे। इसके बाद में डेंजर सिग्नल का मैंने बता ही रखा है, खतरे के साइन जो हैं इनका मैंने बता ही रखा है।
कि ये रेड कलर में क्यों बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं ना, क्यों का तो देखो क्वेश्चन बहुत कम चांस होता है ना। आगे देखिए, फैक्ट अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसके क्या क्या फैक्ट हैं। ठीक है, क्लियर। दो ही फैक्ट हैं, दोनों फैक्ट आपको मैंने बता दिया पहले, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी विबग्योर, हिंदी में बोलते हैं बेजानी है पी नाला, हिंदी में बोलते हैं बेजानी है पी नाला। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग। ठीक है, ये बोलते हैं हम हिंदी में ट्रिक है बेजानी है पी नाला, और इंग्लिश में है विबग्योर। तो क्या कहानी है इसकी, सुनिएगा इसकी कहानी भी। भाई सीधी सीधी कह रहा है, लाल रंग रेड कलर की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो भाई रेड कलर का जो स्कैटर्ड होगा वो क्या होगा, आपके लीस्ट, यानी कम होगा, है कि नहीं है, वो कम होगा, स्कैटरिंग कम होगी। क्यों होगी कम, क्योंकि तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है। अगर इस तरफ चलते हैं तो वेवलेंथ तो बढ़ती है, वेवलेंथ तो बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान तो बढ़ता है। और अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी या न्यू की क्या होती है, घटती है, कम होती है आवृत्ति, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों का संबंध व्युत्क्रमानुपाती का होता है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है इनके बीच में। तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, है कि नहीं, ये समझ में क्लियर है नहीं है। जैसे कि यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है वेवलेंथ इसकी कम हो गई। वेवलेंथ कम हो गई तो सबसे ज्यादा फैलने का काम कौन करेगा, आपके वॉयलेट कलर, बैंगनी कलर ही सबसे ज्यादा फैलने का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होती है, आवृत्ति इसकी ज्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूं इतनी कहानियां आपके समझ आई होगी। ठीक है, इतनी कहानी आपकी क्लियर हुई होगी भाई। चलें अगली कहानी करें स्टार्ट। अगली कहानी लेंस की स्टार्ट होती है। किसकी, लेंस, हिंदी में लेंस, इंग्लिश में भी लेंस, हिंदी भी यही है ना। अगर और हिंदी में लिखना चाहूं तो ये हिंदी है इसकी, और ये और हिंदी हो गई इसकी। ठीक है भाई, इससे ज्यादा हिंदी नहीं होगी इसकी अब। ठीक है, इससे ज्यादा हिंदी नहीं है, इतनी हिंदी है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव की जरूर और हिंदी है। इसको तो बोलते हैं उत्तल, और इसको बोलते हैं कॉनकेव भैया जी को अवतल। ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस। ठीक है, ये कम शब्द हैं तो कम शब्द आ गए उत्तल, ये ज्यादा शब्द है तो ज्यादा शब्द आ गया अवतल। क्यों बता रहे हो सर ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे ये चीज काम आएगी आपके, है ना, जब मैं आंखों से संबंधित रोग पढ़ाऊंगा ना आपको। ठीक है, जो वो जब पढ़ाऊंगा मैं टॉपिक, तो उसमें आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगा मैं। वो जो ट्रिक है वो आपको याद रखोगे तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो फायदा रह जाएगा, है ना, 4 नंबर मिल जाएंगे। तो देख लेना जब मैं करवाता हूँ वो तो अभी फिलहाल आज तो नहीं हो पाएगी जहाँ तक है, क्योंकि आज यही टॉपिक ले जाएंगे अपना टाइम। सबसे पहले बात करता हूं मैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की देखो भाई, कॉन्वेक्स लेंस जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी होता है, एक डाइवर्जिंग भी होता है, एक कन्वर्जिंग भी होता है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मीनिंग क्या होता है बताया है, कहां, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, वहां पर बताया है, वीडियो देखोगे पता चल जाएगा। ठीक है, ओके डन। कॉन्वेक्स जो लेंस रहता है इसकी जो शेप रहती है वो कुछ इस तरह की रहती है, इस तरह से शेप रहती है इसकी कॉन्वेक्स लेंस की, है कि नहीं है। बीच में से कैसा होता है, ठीक, बीच में से कैसा होता है
थिक, और साइड में से कैसा होता है, थिन, पतला, साइड में से पतला, बीच में से मोटा। ठीक है, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। अगर बात करूं मैं कॉनकेव की, तो कॉनकेव की कुछ इस तरह से बनती है शेप, बीच में से पतला, साइड में से मोटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये आपके कॉनकेव हो गया और ये आपके कॉन्वेक्स लेंस हो गया, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ओके डन। अभी आगे हम बात करते हैं इसकी पूरी डिटेल से, क्या है क्या नहीं है। आगे इसकी टेबल आती है, टेबल ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की टेबल। इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम क्लियर किए देता हूं, इसका एक डायग्राम क्लियर किए देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या है, एक स्फेरिकल लेंस। ठीक है सर, एक और बना ले, ये दूसरा स्फेरिकल लेंस। डंडना डंडन बना लिया, कर लिया हमने। ठीक है सर, अच्छी बात है। यहां से मैं इसे मिटाता हूं, क्या बन गया, लेंस बन गया। कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा सर, कॉन्वेक्स लेंस बन गया, अच्छी बात है। अब मैं यहां पर आपके एक सेंटर है, इस न्यूक्लियर, इसका सेंटर यही है। ठीक है, इस सर्किल का सेंटर है ये, इस सर्किल का सेंटर ये है। क्लियर, इस सर्किल का सेंटर ये है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों लाइनों को आपस में क्या कर देता हूं मैं, मिला देता हूं। इसी तरह से इस लाइन को आगे चलाता जाता हूं। ठीक है, इसके बीच में आएगा इसका एक फोकस F1, इसके बीच में आएगा इसका एक फोकस F2, ये है C1, ये है C2। आया कि नहीं आया समझ में? यही मैं अगली वाली टेबल में बनाऊंगा, यही मैं अगली टेबल में आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। कैसे सर? ध्यान से सुनिएगा। इस टेबल को बिल्कुल जैसे कॉनकेव के बारे में हमने बात करी थी, मिरर के बारे में, है ना, मिरर, कॉनकेव लेंस नहीं, मिरर, क्योंकि कॉनकेव लेंस तो अभी बात ही नहीं करी, वैसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बात करने लायक चीज ही नहीं है। क्या बात करें इसकी, इसकी और कॉन्वेक्स मिरर की, इन दोनों की बात है ही नहीं। मतलब सर दो दो पॉइंट है बस दोनों के, एक टेबल के अंदर दो दो पॉइंट है, जो बहुत रेयर चांस होते हैं कि पूछ लिए जाएं। ज्यादातर जो चांस बनते हैं वो आपके कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव मिरर के बारे में बनते हैं। उम्मीद करता हूं कहानी समझ आ रही होगी, है ना। तो कहानी में ट्विस्ट लेकर आते हैं यहां पर, है ना, ट्विस्ट लेकर आते हैं इस कहानी में एक डायग्राम बना के। इसका मैंने आपको डायग्राम बता दिया था कैसे बना है कैसे नहीं बना, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये बना दिया मैंने डायग्राम। ठीक है, क्या डायग्राम बन गया ना, क्या बना है, ये सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बना है सर, ये कॉन्वेक्स लेंस बना है। देखो अब मैं यहां से निकाल रहा हूं प्रिंसिपल लाइन, मुख्य रेखा, मेन लाइन। यहां पर इनफाइनाइट है और यहां पर भी है अनंत भैया। कौन सा भैया, अनंत भैया। ठीक है सर, अब आगे की कहानी सुनो। इसमें यहां पर आपके पॉइंट आएगा ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिक सेंटर प्रकाशिक केंद्र, हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। डन, क्लियर। ये जो सर्किल है, ये जो यहां से ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना,
इसकी बात कर रहा हूं। ये जो सर्किल बनेगा पूरा, ये यहां पर आपके बनेगा, इसका मान लो ये है C1, ये है इसका वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे मैं बोल दूं C1 और 2F1। 2F1 भी बोल सकते हैं या मैं C1 भी बोल सकता हूं, बात एक ही है। 2F1 क्यों बोल सकते हैं सर? 2F1 इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है ना, वो जितनी F1 की है ना, F1 और ऑप्टिक सेंटर की है, उसकी डबल है। यानी ये जो फोकस रहता है, ये बिल्कुल बीचों बीच आएगा। किसके बीचों बीच? आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और आपके ऑप्टिक सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच आएगा आपके F1। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ आई होगी ये चीज। ओके सर। इसके बाद में ये जो सर्किल बनेगा, इसको दूसरे पेन से बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस पेन से बना दे। ये जो आपके सर्किल दिख रहा है एक और, ये जो सर्किल है यहां पर जो बनेगा पूरा, इस सर्किल का आपके एक तो क्या बनेगा, इसका भी आपके वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम बोलेंगे C2। C1 तो आ गया, ये हो जाएगा C2। तो मैं यहां लिखूंगा C2 और 2F2। ठीक है, C2 और 2F2। ओके डन। C2 और 2F2 के और ऑप्टिक सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच क्या आएगा? F2। क्या आएगा? F2 यानी फोकस। डन। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा डायग्राम आपके समझ आया होगा। ठीक है भाई, आपके कॉनकेव मिरर और इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा बस। देखो मैं किए देता हूं, पहले तो यहां पर आपके पहले लिख लेते हैं। यहां पर आपके सीरियल नंबर आ जाएगा, यहां पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की स्थिति। ठीक है, यहां पर आ जाएगा इमेज की स्थिति, इमेज कहां बन रही है ना, नेचर है, साइज है उसकी, इमेज का क्या है? नेचर, साइज, कैसे होगी कैसे नहीं होगी, नेचर, साइज, ये सब बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है भाई, ओके सर। देखो सबसे पहली बात 2 3 4 5 6, इसमें 6 स्टेप होंगे, 6 स्टेप होंगे। पहला स्टेप क्या होगा? ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? इंफिनिटी पर। ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर रहेगा तो इमेज कहां बनेगी? F2 पे, फोकस पे। पहला याद रखिएगा बस। ऐसे ही मैंने कॉनकेव मिरर में आपको ट्रिक से याद करवाई थी, सारी टेबल देख लेना, फायदे में रहोगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें कॉनकेव मिरर में तो हम ऐसे चल रहे थे तो इमेज ऐसे आ रही थी क्योंकि वो मिरर था। मिरर में तो ऐसे ही होता है, आप लोग, आपके घर में मिरर लगा हुआ है, आप जाते हो इधर तो इधर आपके लाइट आती है, आई मीन इमेज आती है। तो यहां पर क्या होगा? जैसे आप इधर जाओगे वैसे वैसे आपसे दूर चलेगी, क्या चलेगी? इमेज। तो यहां पर आप आए, सबसे पहले इंफिनिटी पर है, F2 पर आपके क्या आ गया? इमेज बन गई। इसके बाद में आप इंफिनिटी और C1 के बीच में आए तो इमेज आपके F2 और C2 के बीच में आ जाएगी। फिर आपके ऑब्जेक्ट अगर C1 पर आ रहा है तो इमेज आपके C2 पर आ जाएगी। फिर अगर ऑब्जेक्ट आपके C1 और F1 के बीच में आ रहा है तो इमेज आपके C2 और इंफिनिटी के बीच में आ जाएगी। फिर आपके ऑब्जेक्ट अगर F1 पर आ रहा है तो इमेज आपके इंफिनिटी पर चली जाएगी। फिर अगर ऑब्जेक्ट आपके F1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच में आ रहा है तो इमेज आपकी इंफिनिटी से उठ के कहां पर आ जाएगी? ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाएगी, यानी इस तरफ आ जाएगी, ऑब्जेक्ट की तरफ। जहां पर ऑब्जेक्ट था वो पीछे मिलेगी, इस तरह से कटेगी, है ना, जो कैसी हो जाएगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधी। ओके डन। तो सबसे पहली बात, यहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बन रही है? F2 पर। पहला याद रखेंगे। अब इसके बाद में जैसे जैसे आपके पॉइंट आते जाए, पॉइंट के बीच में, तो यहां पर भी उन दो पॉइंट के बीच में रहेगी। जैसे सर इंफिनिटी पर F2 पर इमेज बन गई, अब ऑब्जेक्ट कहां पर हो जाएगा? C1 पर, सॉरी, इंफिनिटी और C1 के बीच में, तो इमेज कहां जाएगी? F2 और C2 के बीच में। ठीक है,
अब आपके इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, C1 पर। इन्फिनिटी और C1 के बीच में के बाद में कहाँ पर है, और हमारा पॉइंट C1 है। तो C1 पर जब आपके ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज कहाँ चली जाएगी, F2 और C2 के बीच में। बाद में पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर इमेज आ चुकी है। इसके बाद का कहाँ पर होगा पॉइंट, ये होगा C2। तो जैसे C1 पर आपके ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन जाएगी, C2 पर। क्लियर, ठीक है सर। अब आपके ऑब्जेक्ट C1 और F1 के बीच में है। यहां पर पहले ऑब्जेक्ट इमेज थी, ऑब्जेक्ट यहां था। अब ऑब्जेक्ट यहां से उठ के यहां आ रहा है तो इमेज भी यहां से उठ के यहां आ जाएगी। यानी अब ऑब्जेक्ट है C1 और F1 के बीच में, तो इमेज है आपके C2 और इन्फिनिटी के बीच में। C2 को 2F2 भी लिख सकते हैं, ये बात मैं कर चुका हूं, ठीक है, ओके डन। अब C1 और F1 के बाद में पॉइंट कौन सा बचेगा, F1 का बचेगा। इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट आ चुका, अगली स्टेज ऑब्जेक्ट की कहां होगी, F1 पर होगी। जब F1 पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इन दोनों के बीच में आ चुकी, तो इमेज भी उठ के कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी पर चली जाएगी। तो ऑब्जेक्ट अब अगर आपका कहां पर है, F1 पर है, तो इमेज आपकी कहां पर चली जाएगी, इन्फिनिटी पर चली जाएगी। ठीक है, ओके डन सर। अब अगर ऑब्जेक्ट आपके F1 से आगे चलना चाहे, यानी ऑप्टिक सेंटर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट चलना चाहे, तो इमेज आपकी इन्फिनिटी से उठकर ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाएगी। कौन आ जाएगी, ऑब्जेक्ट की तरफ आपके इमेज आ जाएगी। ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाएगी। यहां पर से चलना जैसे स्टार्ट किया, इमेज वहां से उठेगी और इधर आएगी। कैसी होगी, ये सारी की सारी तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब वास्तविक और उल्टी, वास्तविक और उल्टी, वास्तविक और उल्टी, रियल और इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, सारी की सारी रियल इन्वर्टेड चलेगी। रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, कितनी होगी 4, रियल इन्वर्टेड 5। ये 5 स्टेट तक, 1 से लेके 5 तक कहां कौन सी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट वाली आपके कौन सी चली जाएगी, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आभासी और सीधी। क्यों आभासी और सीधी क्यों हुई, जहां पर ऑब्जेक्ट है उधर की तरफ आ गई भाई, जहां पर ऑब्जेक्ट है उधर की तरफ आ गई, तो ये पीछे की तरफ कटेगी, फिर पीछे की तरफ कटेगी, पीछे की तरफ कटेगी, तो आभासी और सीधी ही तो बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी। अब आपके रे डायग्राम इसमें जो होता है, रे डायग्राम नहीं पूछेगा, और नहीं पूछेगा तो याद रखने की जरूरत भी नहीं है कि नहीं है। अभी मैं रे डायग्राम वो सब भी बताऊंगा तो टाइम लगेगा, बिना आपका टाइम भी खराब होगा फिर, है ना। मैं तो बता दूंगा, उस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका टाइम खराब होगा भैया ना, और टाइम से बढ़ के कुछ नहीं है इस टाइम, है कि नहीं है। तो ये आपके टेबल मैंने बता दी। हाँ, जैसे इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है तो बहुत छोटा लगेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। जैसे तारे इन्फिनिटी पर है, छोटे लगते हैं हमें। अरे सर तारे इन्फिनिटी पर है तो हमारे आंखों में कौन सा लेंस है, फिर आंखों में कौन सा लेंस है, ये आपके लेंस कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अगर मैं इसको हटा देता हूं इस तरह से, तो आपकी आंख कुछ इस तरह से ही होती है, इस तरह से ही होती है आपकी आंखें, हाँ कि ना। नहीं है, कभी देखी नहीं हो, ध्यान से तो देखना। और ऐसे हो नहीं सकता कि आप लोगों ने अपनी आंखें नहीं देखी हो, क्योंकि जिस एज में आप लोग हो अभी, उसमें तो रात दिन मिरर के सामने ही रहते होगे, दर्पण के सामने रहते होगे। तो दर्पण के सामने, मिरर के सामने रहते हो तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने अपनी आंखें जरूर देखी होगी। आंखें देखते हो तो आंखें इस तरह से लगती है, इस तरह से लगती है। इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस इसमें फिट हुआ पड़ा है ना। कॉन्वेक्स लेंस फिट है, कॉन्वेक्स लेंस फिट है, स्टार इन्फिनिटी पर है, हम लोगों को दिखाई देते हैं छोटे छोटे। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो हम लोगों को बहुत छोटा दिखाई देगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आएगा बड़ा होता जाएगा, है ना। क्लियर है कि नहीं है। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी और C1 के बीच में रखा जाए तो इमेज कहां बनेगी, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है ना।
या स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि कौन सा राइट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है ना, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट को C1 पे रखा जाए तो इमेज कहाँ होगी। फिर ऑप्शन में आपके आ जाएगा F2 पर, F2 C2 के बीच में, C2 पर, C2 या इन्फिनिटी के बीच में, है ना, बिटवीन C2 एंड इन्फिनिटी। तो ये आपके इस तरह से ऑप्शन बनाएगा वो। तो क्वेश्चन वो कैसे भी कर सकता है भाई, हम लोगों को तैयार रहना है हर तरह से, है ना, कैसे क्वेश्चन है। और जब आप खुद क्वेश्चन बनाने लग जाओगे ना तो डेफिनेटली सिलेक्शन भी हो जाएगा। आप खुद सोचा करो कि भाई यहाँ से टॉपिक में से एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन बना सकता है, आप खुद सोचो इस चीज़ को। ऐसा सोचोगे तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर पाओगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, हम लोग नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।